नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सारे अभ्यर्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में निरंतरता को बनाए रखते रखे होंगे। जिस प्रकार आपके एग्जाम की डेट्स जो हैं करीब आते जाएगी, वैसे वैसे आप इस बात को महसूस करेंगे कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएं। परंतु इसके लिए आपको एक बेहतर तैयारी करनी होगी, खासकर इकोनॉमिक जैसे सब्जेक्ट को, जो कि किताबी भाषा में इतना आसान नहीं है। या आप, मैं कहूंगा, एक बार मेरे साथ पढ़ के देखिए, आपको इस सब्जेक्ट को आसान बनाने की 100% गारंटी मैं आपके लिए लेता हूँ। आपको पता है आज के जमाने में गारंटी नहीं मिलती है, वारंटी मिलती है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि एक बार आप मेरे साथ इस सब्जेक्ट को पूरा पढ़ के देखें, आपको निश्चित तौर पे जो है मजा आएगा। आज ये क्लास नंबर 3 है, जहां पर हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों के बारे में पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, या सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। अतुल सर की आर्थिक पाठशाला में क्लास नंबर 3 है आज इकोनॉमिक्स की। और सारे अभ्यर्थियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द सेशंस को जो है ज्वाइन कर लें, जिससे आपको ये बात मैं एश्योर करा दूं कि इस बार भी हम इकोनॉमिक्स में लगभग 15 से 20 प्रश्नों तक की रेंज में चलेंगे। मतलब आपको केवल प्री अकेले में एक सब्जेक्ट में ऐसा मान के चलो कि 15 से 20 प्रश्न लगभग मिल सकते हैं। तो इस आधार पर एक एक प्रश्न मायने रखता है, ये बात आप जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करी जाए आज के सेशन की। सभी प्यारे अभ्यर्थियों का स्वागत है। सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं, सेशन को लाइक और शेयर कर दें। और उन अभ्यर्थियों से भी मेरा निवेदन है कि सोच विचार में ज्यादा ना पड़ें। जब तक तुम सोचोगे, जब तक तुम्हें दूसरे ऊपर ऊपर हवा में दौड़ाएंगे, तब तक मैं कोर्स को कंप्लीट करवा के तुम्हें कॉन्फिडेंस लेवल पे लाके रख दूंगा। और आज देखो इस सेशन को, तब तुम खुद ही निर्धारित कर लेना कि किस प्रकार से तैयारी होगी, प्रश्न कैसे बनते हैं, कैसे करना है, ये सब मैं आपको जानकारी दूंगा। चलिए, बिल्कुल नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। जुड़ जाइए बिल्कुल प्यारे बच्चे। ठीक, शुरू करें, आगे बढ़ें। अब बढ़ते हैं आगे। तो इस आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहला आपको एक प्रश्न को जो है मैं आपको बताता हूँ, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इकोनॉमिक्स जब तक बच्चों ने पढ़ी नहीं थी, तब तक उनको लगता था कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ है। मैंने ये बात आज से नहीं, बहुत पहले से महसूस कर रखी है। मैं अक्सर देखता था कि इकोनॉमिक्स के कोई सफिशिएंट कंटेंट होते नहीं थे। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये निर्णय लिया था, अन्यथा एक समय हिस्ट्री, पॉलिटी और ये सारे सब्जेक्ट में पढ़ाया। इकोनॉमिक्स क्योंकि बैकग्राउंड रहा, तो मैंने ये निर्धारित करा कि नहीं, इकोनॉमिक्स में बच्चों को तकलीफ होती है। और उस समय दृष्टि या अन्य सब्जेक्ट जो अपनी कोचिंग से, इन सब की बुकें भी आती थी, ऐसा नहीं। पर जब उनकी भाषा पढ़ी जाती थी ना, तो वो भाषा इतनी टफ होती थी, इतनी आसान लगती ही नहीं थी। इसलिए मैंने एक निर्णय लिया कि चलो अब इकोनॉमिक्स को आसान बनाया जाए। और इसी आधार पर मैं इकोनॉमिक्स को सरलतम भाषा में आपको देने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं आपको कैसे लग रही हैं क्लासेस, ये आप सेशन के एंड में बताना। ठीक, अब इसमें आपको दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि संपूर्ण सेशन के दौरान मैं आपको स्क्रीन पर नहीं दिखूंगा। उसके पीछे मैंने कारण आपको बता रखा। मैं जल्दी इस स्क्रीन पे आने वाला हूँ, चिंता मत करो। इस मंथ के एंड तक मैं लगभग स्क्रीन पे आ जाऊंगा आपके साथ में। बट एक चीज और, अभी थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, बावजूद उसके मैं आपकी क्लास दे रहा हूँ। आप यही समझ लीजिए, मेरी आवाज शायद आपको समझ में आ रही होगी कि आवाज थोड़ी सी चेंज लग रही है। तो उसके पीछे कारण यही कि मुझे बहुत दम से फीवर है और सर्दी भी है, ऐसा आप समझ लें। इसकी वजह से आवाज जो है आपको दिन कीमती रहता है बच्चों। और मैं कहूंगा आप भी थोड़ा सा कष्ट झेलें, थोड़ा सा कष्ट झेल के पढ़ाई करें। इतना आसान नहीं है पीएससी जितना बच्चे सोच लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन करते हैं अपन। तो इसमें बात आती है, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज एज फॉलोज। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार आर्थिक गतिविधियों के आधार पर उत्पादन के क्षेत्रों को वर्गीकरण इस प्रकार से करा गया। अब प्रश्न आता है कि सर ये सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस क्या है? तो बच्चों इसी को ही केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय हिंदी में कहते हैं, ये बात आप समझ लीजिए। 2 मई 1951 को इसका गठन हो रहा है। आपसे पूछे स्टैब्लिश कब हो रहा है या गठन कब हो रहा है, तो आप क्या बताओगे? 2 मई 1951 को। तो या तो आप एग्जैक्ट डेट याद रख लो, और यदि एग्जैक्ट डेट याद नहीं रख पा रहे हो तो मैं कहूंगा आप सिर्फ 1951 याद रख लो, इसमें भी आपका काम हो जाएगा।
ये करता क्या है, यदि अभी शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, अन्यथा नेशनल इनकम वाले में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा इसकी बारे में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए प्रमुख संस्थान हुआ करता था, परंतु हुआ करता था, मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको, इस बात को समझो। एक संस्थान था बच्चों एनएसएसओ, एक और संस्थान था क्या, एनएसएसओ, ठीक है ना, एक सेकंड रुकिएगा इसको, ठीक है चलिए ऐसे कर देते हैं, एनएसएसओ, समझ गए बात को। और एक संस्थान हो गया आपका यही सीएसओ, ध्यान से सुनना। एनएसएसओ 1950 में स्थापित हुआ था। एनएसएसओ कब स्थापित हुआ था, 1950 में। अब जल्दी से बता दो एनएसएसओ को एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद करवा दूं आसानी से कि नहीं, बताओ जल्दी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। बिल्कुल, नमस्कार, राधे राधे बच्चों, सभी का स्वागत है। सभी लोग सेशन को लाइक कर दो, जो लोग सेशन देख रहे हैं, और सेशन को शेयर कर दो अपने मित्रों के साथ में। बिल्कुल, चलिए अब पढ़ाई करिए। इसके बाद ध्यान से सुनिए, एनएसएसओ, देखो यहाँ पर आखिरी में एसओ लिखा है। एसओ कैसा दिख रहा है आपको, 50 जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसे इसको याद कर लो। समझ गए बात को, बोले सर ऐसे क्या याद कर लो, कितना आसान हो गया। देखो ये कब स्टेब्लिश हुआ, 1950 में हुआ। देखो कब हुआ स्टेब्लिश, 1950 में। अब ध्यान से सुनना, एनएसएसओ और सीएसओ को जो है मर्ज कर दिया बच्चों, विलय कर दिया गया इनका। तो इनका जो विलय करा गया वो 2019 में कर दिया गया। कब कर दिया गया, 2019 में। और इनके विलय के पश्चात एक सिंगल संस्थान बना दिया गया। ये सिंगल संस्थान कहलाया आपका एनएसओ। क्या कहलाया, एनएसओ। तो आपसे पूछे भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन कर रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए एनएसओ कर रहा है। एनएसएसओ की बात करें तो यह राष्ट्रीय आय के एक तरीके से कैलकुलेशन और इससे संबंधित जो डेटा होता था, रॉ फैक्ट्स होते थे, वो कलेक्ट करके लाके देता था सीएसओ को, और फिर सीएसओ क्या करता था, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता था। परंतु वर्तमान में ये संपूर्ण जवाबदारी किसके पास में आ गई है, एनएसओ के पास में आ गई। क्यों आई है, क्या कारण है, ये डिटेल में चर्चा करना मेरे साथ नेशनल इनकम में, मैं वहां पर और डिटेल में आपको समझाऊंगा। उसके बाद आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपको बता चुका हूं क्या होती हैं। तो अब ये तो पुराने लेक्चर्स जाके देख लो, जिसने नहीं देखा, इतना कष्ट तो कर सकते हो कम से कम। तो आर्थिक गतिविधियों के आधार पर सीएसओ ने उत्पादन के क्षेत्र को वो कितने भागों में बांटा बच्चों, 3 भागों में बांटा। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो हाँ सर इतनी बात तो समझ में आ गई है। चलो आगे बढ़ो। अब ये क्षेत्रक क्या है आपसे पूछे तो आपको 3 भागों में बताना है। ये क्षेत्रक कितने भागों में बटे हुए हैं बच्चों, 3 भागों में। प्राथमिक क्षेत्रक, प्राइमरी सेक्टर जिसको अपन ने बोल दिया, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्रक या क्षेत्र भी लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, चल जाता है, कहीं कहीं क्षेत्रक लिख देते हैं, कहीं कहीं क्षेत्र लिख देते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर का आता है द्वितीयक क्षेत्रक, जिसको सेकेंडरी सेक्टर अपन ने बोला, ठीक है ना, इस तरीके से हो गया। और तीसरे नंबर का आता है आपका तृतीयक क्षेत्रक। कौन सा हो गया बच्चों, तृतीयक क्षेत्रक। इस तरीके से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब इन्हीं को देखो, ये जो प्राथमिक क्षेत्र है ना, प्राथमिक क्षेत्र को ही बच्चों एक और नाम से जाना जाएगा। यदि प्राथमिक ना लिखा हो तो इसको लिखा रहेगा आपका एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। दैट मीन्स क्या होने वाला है, आपको ये बोलना है कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। क्या बोलेंगे आप, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र बोल देंगे आप। समझ गए बात को, ठीक है। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो इस पे कंफ्यूज मत हो, क्योंकि ये पेन में लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती ही है, और डिजिटल बोर्ड की बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। चलिए, वहां पर हैंडराइटिंग मेरी 1 नंबर है, चिंता मत करो। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात आती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर, अब देखो किसको बोल रहे हैं, यदि द्वितीय क्षेत्रक ना लिखा हो तो आपको लिखा मिलेगा आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्या मिलेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर। इस हिंदी में यदि ये बात करती है अपन इसकी बच्चों, तो हिंदी में होगा औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। क्लासेस बाइलिंगुअल है, चिंता नहीं करना है। जो बच्चे पहली बार जुड़ते हैं, पहली बार वीडियो देखते हैं, इकोनॉमिक्स और उद्यमिता की क्लासेस आपको हमेशा बाइलिंगुअल मिलेंगी। उसके बाद थर्ड नंबर की बात आती है बच्चों, तृतीय क्षेत्र की बात आती है, तो इसको हम कौन सा सेक्टर बोल देंगे, आपका सर्विस सेक्टर। कौन सा सेक्टर, सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र, ठीक है। इसी को सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र, इस तरीके से नाम याद हो गए। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक को अन्य किन नामों से जाना जाएगा, तो मेरे हिसाब से आप ये बन जाएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बीच में बताते रहा करो, जब मैं आपसे पूछूं कि कैसा आपको समझ में आया नहीं आया है। आपके रिव्यूज में साथ में बैठता हूँ, आपको पता है मैं सारी चीजें साथ में आपके चेक करता हूँ, ये बात बहुत अच्छे से आप सारे अभ्यर्थी जानते हैं।
मैं सारी चीजें आपके साथ में ही रहता हूँ और ऐसा ना सोचे कभी कि मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, नहीं सुन रहा हूँ। मैं सभी के कमेंट्स देखता हूँ, सभी को चेक करता हूँ। जिसके प्रश्नों के जवाब देने होते हैं मैं देता भी हूँ साथ में बैठ के, ऐसी कोई बात ही नहीं, चिंता ना करें। चलिए, अब प्राथमिक क्षेत्र को समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी यदि आप अच्छे से सुनेंगे। पहले आप सुन लीजिए, फिर मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनको, ठीक है ना। चलिए, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत यदि हम प्यारे बच्चों बात करते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपको समझना है कि इसमें आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रकृति पर निर्भरता होती है। दैट मीन्स हम जो है यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए नेचर पर डिपेंडेंसी बनी रहती है हमारी। एक पॉइंट ये हो गया, याद कर लिया। हम जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे समझ लो पृथ्वी से प्राप्त कर रहे हैं या नेचर से प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा मान के चल लो थोड़ी देर के लिए। दूसरा पॉइंट, प्राकृतिक संसाधनों का जो हम दोहन कर रहे हैं, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नॉर्मली इन रॉ फॉर्म। हम प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन कर रहे हैं वो हमेशा आपके रॉ फॉर्म में होगा, कच्चे रूप में होगा। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट याद करो, इस क्षेत्र से जो वस्तुएं प्राप्त होंगी उनको हम प्राथमिक वस्तुएं कहेंगे और इस क्षेत्र में संलग्न लोगों को हम जो है रेड कॉलर जॉब कहेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमको प्राइमरी सेक्टर से जो कुछ भी गुड्स मिल रही हैं उनको हम कह रहे हैं प्राइमरी गुड्स, और प्राइमरी सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको कह रहे हैं रेड कॉलर जॉब। इतनी बात समझ में आ गई? बोले सर ये तो आ गई, पर एग्जांपल्स के तौर पे कैसे समझे? एग्जांपल्स के तौर पे आपको समझना है इसके अंतर्गत जो है एग्रीकल्चर दैट मींस कृषि, एनिमल हस्बेंड्री दैट मींस पशुपालन, फिशरीज दैट मींस मत्स्य पालन, उसके बाद में आपका माइनिंग मतलब खनन, और फॉरेस्ट्री मतलब वानिकी। इस तरीके से आप देख पाएंगे कि एक एक करके आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। नहीं हो रही हैं तो मेरे साथ फटाफट अब देखो, याद करो, आपको अब भी याद हो जाएगी। हमने पहला पॉइंट बोला आर्थिक गतिविधि हेतु प्रकृति पर निर्भरता होती है। दूसरा पॉइंट बोला हमने प्राकृतिक संसाधनों का जो हम दोहन कर रहे हैं वो कच्चे रूप में प्राप्त होते हैं। तीसरा पॉइंट हमने बोला इस क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को प्राथमिक वस्तुएं और क्षेत्र में संलग्न लोगों को हम क्या बोल दे रहे हैं, रेड कॉलर जॉब। उसके बाद कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, वानिकी इत्यादि जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो फटाफट आपको याद हो जाना चाहिए। अब वो प्रश्न कैसे बनाएगा, या तो वो डायरेक्ट यहीं से बना लेगा कि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। ऑप्शन क्या देते हैं आपको पता है, ए बी सी डी देते हैं आपको। तो ए बी में वो आपको मान के चलो कृषि लिख दिया, बी में आपको पशुपालन, सी में आपको मत्स्य पालन। तो जब इतना लिख रहा है तो नो डाउट डी वाला ऑप्शन जो होगा ना वो होगा आपका ऑल ऑफ द एबव वाला, या मैं आपसे कहूंगा कि उपरोक्त सभी वाला। या तो वो आपको एक और प्रश्न बनाता है, दूसरा प्रश्न क्या बनाएगा वो भी सुनो। वो बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो फिर वो तीन तो यही ऐसे ही देगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वाले। चौथा जो ऑप्शन होगा या कोई सा भी ऑप्शन बना ले, मतलब ऐसा नहीं कि चौथे ही नंबर का बनाएगा, ए बी सी डी में कोई सा भी रख देगा। चौथा पॉइंट वो कुछ दूसरे सेक्टर से लिख देगा, या तो सर्विस सेक्टर से या तो आपका औद्योगिक क्षेत्र से। तो उम्मीद कर रहा हूं अब आपको प्राथमिक क्षेत्र याद हो गया होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपको प्राथमिक क्षेत्र याद हुआ अथवा नहीं हुआ। जल्दी से बताइए सभी लोग, फटाफट कमेंट करिए। सभी लोगों का स्वागत है, जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनका भी स्वागत है। मैं कहूंगा नियमित आइए, नियमित क्लास पर आइए। मैं आपको जो है बार बार बुलाऊं, इनविटेशन भेजूं, इससे ज्यादा आपको स्वयं अपने प्रति जो है जवाबदेह होना चाहिए। और ये बात समझनी चाहिए कि यदि आप किताबों से इन चीजों को पढ़ोगे, खासकर इकोनॉमिक जैसे सब्जेक्ट को, आपको दूर दूर तक हवा नहीं लगने वाली। आप वही स्थिति हो जाएगी जैसी अभी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई थी थोड़ी देर पहले, कि इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रहा था बच्चों को, बच्चे रट रहे थे। क्या कर रहे थे, रट के पास हो जाते थे, वो बात अलग है। पर अब मैंने आपको बोला है इकोनॉमिक्स में आपको समझा दूंगा, बस आपको पढ़ना अच्छे से। चलिए, प्राथमिक क्षेत्र समझ में आ गया है बच्चों को, तो अब मैं द्वितीय क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। कौन से क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, द्वितीय क्षेत्र के बारे में। तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत प्यारे बच्चों आपने को ये याद रखना है कि जिस प्रकार प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तुएं प्राप्त हो रही थी उनको हमने बोला प्राथमिक वस्तुएं। तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या कर रहे हैं हम, कि प्राथमिक वस्तुओं का संशोधन कर रहे हैं, उनके रूप में कोई परिवर्तन हो रहा है या उनकी वैल्यू में कोई अलग से जो है हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। तो बेसिकली प्राथमिक वस्तुओं के रूप को संशोधित करना ही सेकेंडरी क्षेत्र का या एक तरीके से द्वितीय क्षेत्र का जो है
काम होता है। तो इसके अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनना, कुछ 3 चीज़ों को सम्मिलित करा जाता है। इन 3 चीज़ों के अंतर्गत आता है आपका कंस्ट्रक्शन, दूसरा आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा आता है आपका प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मॉडिफाइंग प्राइमरी गुड्स बाय चेंजिंग देयर फॉर्म, ये पहला पॉइंट अपन ने बोला था। ठीक है, प्राथमिक वस्तुओं का रूप बदलकर उनको संशोधित करना, इस तरीके की बात होगी। कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट एसेट्स लाइक बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन क्या है, जब आप किसी स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण कर रहे होंगे बच्चों, इसको कंस्ट्रक्शन या निर्माण की श्रेणी में लाकर रखा जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर है आपके दिमाग में? मतलब हम सेकेंडरी सेक्टर के भी 3 भागों को पढ़ रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या शामिल होता है, आपसे पूछे एग्जाम्पल के तौर पे तो आप बताओगे कंस्ट्रक्शन, आप बताओगे मैन्युफैक्चरिंग, आप बताओगे प्रोसेसिंग। अब मैंने एक एक लाइन में, शॉर्ट लाइन में आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल्स दे दिए। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे आपसे कोई पूछे तो आप बताना, जब किसी परमानेंट एसेट्स को बनाया जा रहा होगा वो क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्शन, निर्माण कहलाएगा। तो भवन जैसी स्थायी संपत्ति का निर्माण, ये वाली बात हो गई। मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो इसको कहा जाएगा विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग को क्या कहा जाएगा, विनिर्माण। तो जब हम बात कर रहे होंगे क्लोथ्स, ब्रेड्स, इन सब की जो है, मतलब क्या हो रहा है, देखो क्लोथ्स कैसे बने आपको पता होना चाहिए, कपड़े से, मतलब जो कपड़ा बना वो कैसे बना, हमको कपास मिली, क्या मिली, कपास, कॉटन मिला बच्चों। कॉटन कहाँ से मिल रहा है, खेत से मिल रहा है, मतलब एक तरीके से प्राइमरी गुड्स हो गया कपास। ठीक है ना, तो अब कपास से क्या बना, कपास से बना कपड़ा, कपास को मिल में ले जाके हमने क्या बनाया, कपड़ा। तो ये बेसिकली ये जो कपड़ा बन रहा है ये किसका हिस्सा कहला गया, ये द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कहला गया। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रही है कि कपड़े कपा मतलब एक तरीके से कपास से जो कपड़ा बनाया जा रहा है ये मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा है। रोटी कैसे बनती है आपको पता है, ठीक है ना, इस तरीके से समझ जाओ। अब प्रोसेसिंग में क्या है, जब किसी उत्पाद के सब उत्पाद तैयार कर दिए जाते हैं बच्चों, सब प्रोडक्ट बना लिए जाते हैं एक तरीके से, तो उसी को जो है हम क्या बोल देंगे, आपका प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण। इसके अंतर्गत क्या आता है प्रोसेसिंग या जैसे मान के चलो मैं बात करता हूँ आपसे टमाटर की, किसकी बात कर लेते हैं, टमाटर की। तो टमाटर से क्या बना दोगे आप, सॉस बना दोगे। टमाटर से क्या बना दोगे, सॉस। तो ये क्या कहला रहा है, टमाटर से सॉस बनाना, ये कहला रहा है प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग इंग्लिश में इसको बोलेंगे। समझ गए बात को, दूध से दही बना रहे हैं, पनीर बना रहे हैं, ये भी क्या कहला जाएगा, प्रसंस्करण कहला जाएगा, प्रोसेसिंग। तो आई होप आपको अब सेकंड पॉइंट, सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीय क्षेत्र भी जो है समझ में आ गया होगा। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर हमको समझ में आ गया। अब बात आती है बच्चों तृतीय क्षेत्र की, कौन से क्षेत्र की बात आती है, तृतीय क्षेत्र की। पर तृतीय क्षेत्र को जानने से पहले आप थोड़ा सा द्वितीय क्षेत्र में कुछ की फैक्ट्स को जो है अपने दिमाग में सेट कर लो। द्वितीय क्षेत्र में एक तरीके से जो कुशल श्रमिक कार्य करते हैं, मतलब स्किल्ड लेबर जो एंगेज होती है, उसको हम व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। ध्यान से सुनना, मतलब सेकेंडरी सेक्टर में जो लोग स्किल्ड होते हैं और सेकेंडरी सेक्टर में जो लोग काम कर रहे होते हैं स्किल्ड होते हैं, ऐसे समझ लो, काम कर रहे हैं स्किल्ड, उनको आप व्हाइट कॉलर जॉब कहोगे। और जो लोग काम कर रहे हैं पर स्किल्ड नहीं है, दैट मीन्स अनस्किल्ड हैं, उनको रेड कॉलर जॉब कहा जाएगा। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा, तो नोट करके लिख लेना। चलिए, अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इकोनॉमिक्स प्री स्पेशल कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है बच्चों, मैं आपको उसी की ही एक तरीके से डेमो क्लासेस दे रहा हूँ। इकोनॉमिक्स प्री स्पेशल की कौन सी क्लासेस चल रही हैं, डेमो क्लासेस चल रही हैं। इन डेमो क्लासेस के बेसिस पे आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि हम किस लेवल पे आपको पढ़ाएंगे। वो एक तरीके से लैंग्वेज भी सटीक होगी, मतलब सटीक इन द सेंस लैंग्वेज ऐसी होगी जिससे आप समझ पाए। तो आसान भाषा में यदि आपको अर्थशास्त्र जैसे सब्जेक्ट को पढ़ना है, उसके साथ साथ मैंने बताया है पिछले वर्ष के रिकॉर्ड चेक कर लो, 10 से 15 क्वेश्चन में बिल्कुल मिनिमम दे देता हूँ इस अपनी पूरी यूनिट से। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ क्लासेस अटेंड करनी है, या तो आप अपने ऊपर मेहनत करो, तो मैं कहूंगा देखो उस मेहनत से तुम्हें लग जाएगा समय। तो शॉर्ट तरीके ढूंढो, और आज के जमाने में आपको यदि ये सारी चीजें करवा के दी जा रही हैं तो ये आसान नहीं है। देखो एक बार गलती हो सकती है, एक बार तुक्का लग सकता है, पर 7-7 बार कोई व्यक्ति के पढ़ाए क्वेश्चन आ रहे हैं वो तुक्का नहीं कहलाता है, वो वर्षों का अनुभव है और माता रानी की कृपा है। समझ गए बात को। बाकी फिर आप बुद्धिजीवी हैं ज्यादा तो निर्णय ले भटकते रहे, 2025 के बाद 2026 भी आएगा,
2027 भी आएगा और मैं आपका तब तक भी इंतजार कर सकता हूँ। बस आप बता देना कि सर मैं आपसे 2027 में पढ़ूंगा तब पास होऊंगा, तो मुझे लगेगा चलो कोई बात नहीं, 27 में बच्चा पढ़ लेगा, शायद 27 में अक्ल की डाढ़ आ जाएगी इसकी। बहुत मिनिमम कॉस्ट है, जेन्युइन कॉस्ट है। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन मायने रखता है बच्चों। पढ़ाने को तो बहुत सारे लोग भंवरकुआं में पढ़ा रहे हैं। वो लोग भी आजकल पीएससी पढ़ाना शुरू कर चुके हैं, जिन्हें पीएससी का पी नहीं पता, कि ये नहीं पता कि पीएससी में पोस्ट कितनी होती है, वो भी पीएससी पढ़ा रहे हैं आज के जमाने में। इसलिए मैं बोलता हूँ पानी पियो छान कर और गुरु करो जानकर। वहां भटकोगे तो भटकते रह जाओगे जीवन भर। मैं अभी भी कह रहा हूँ, आपसे सिर्फ फीस लेने के पहले तक अच्छा बर्ताव करा जाता है बड़े संस्थानों में, और फीस लेने के बाद वो आपकी कतई नहीं सुनना चाहते और ना आपको बोलना चाहते, ना आपसे बात करना चाहते। एक सबसे बड़ा चैलेंज अभी बीते कुछ मतलब समझ लो कल की ही बात है, बीते कुछ दिनों की बात नहीं कह सकता। मैं मिला बच्ची से, उस बच्ची का 2 बच्चियाँ आई थी, उनका कहना ये था कि सर हमने स्टार्ट किसी और बैच में करा था और हमें बैच में किसी और में बैठाल दिया। पुराने बैच में कम से कम हमारी तैयारी हो रही थी, अब कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है पूरे भंवरकुआं में या बड़े-बड़े संस्थानों में बैच मर्जर का सबसे घिनौना कॉन्सेप्ट चलता है। बच्चे को एडमिशन लेके 10 से 15 दिन किसी और जगह बैठाल देंगे और फिर वापस इकट्ठे एक जगह लाकर भेड़ जैसे गधे बकरियों जैसे बांध दिया जाता है। ऐसे पढ़ने से आप पास नहीं हो रहे हैं। जो बच्चा पास हुआ है उससे एक बार जाके पूछ लेना, मैं कहूंगा वो आपको बता देगा कि किस तरीके से वो पास हुआ है। बट आप नहीं समझेंगे, अर्थात एक ना एक मेंटर चाहिए। अब वो बच्चे क्या है, उस बड़े संस्थान के कारण पास नहीं होते, इतना याद रखना। वे बच्चे उसी संस्थान में अपना एक मेंटर ढूंढ लेते हैं, अपना एक ऐसा टीचर ढूंढ लेते हैं जिससे वो सहायता प्राप्त करते रहें या जो टीचर उनकी मदद करता रहे, उसके भरोसे पास होते हैं बच्चों ये बच्चे। यदि एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो मैं कहूंगा आप ये वाली लिंक के माध्यम से हमारे एप्लीकेशन और कोर्सेज को चेक कर सकते हैं, और यदि आप आईफोन यूज करते हैं तो इस वाली लिंक के माध्यम से हमारे एप्लीकेशन और कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। मैं आपसे फिर से कहूंगा कॉम्बो बैच ज्वाइन कर लोगे तो ये जो इकोनॉमिक्स प्री स्पेशल या अन्य जो वो है कोर्सेज है मेरे द्वारा, वो फ्री हो जाते हैं आपको। तो बाकी आपका मन है, जो भी उचित लगे आप उसको ले लीजिए। इकोनॉमिक्स प्री प्लस मेन सेपरेट पढ़ना चाहते हैं मुझसे तो मैं कहूंगा आ जाओ, एमपी की इकोनॉमी स्पेशल पढ़ाऊंगा आपको जो है। तो यहाँ से इकोनॉमिक्स प्री प्लस मेंस ये भी बहुत सस्ता कोर्स है, जैसे जिस प्रकार से इसमें एमपी मिली हुई है बच्चों, इंडियन इकोनॉमी तो है ही है, एमपी की इकोनॉमी भी इसमें शामिल है। समझे बात को, बाकी फिर आपका निर्णय है। एंटरप्रेन्योरशिप की भी क्लासेस नियमित चल रही हैं, आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। हमारे एप्लीकेशन की लिंक है, डाउनलोड नहीं करा तो करो। ये हमारे कोर्स की लिंक है, ये हमारे इकोनॉमिक्स स्पेशल कोर्स की लिंक है ईसिप की, उसके साथ साथ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक। इनसे नहीं जुड़े हो तो मैं कहूंगा जुड़ जाओ। ये सारी लिंक हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिल सकती हैं, या उसके साथ साथ मैं कहूंगा ये सारी लिंक आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रतिदिन मिलती है। चलिए अब बात करते हैं तृतीय क्षेत्र की। तो देखो तृतीय क्षेत्र में आप उन गतिविधियों को शामिल करते हैं जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को क्या करती हैं, सहायक होती हैं, समर्थन प्रदान करती हैं। कैसे समझे, मैं कहता हूं चलो गेहूं बनाने की बात आई, किसकी बात आई, गेहूं बनाने की बात आई। तो गेहूं तो आपने तैयार कर लिया, जो है गेहूं जो है हमको मिल गया। अब गेहूं से बना बच्चों आटा, आटा से बनी बच्चों ब्रेड। तो अभी गेहूं से बना अपन ने क्या मान लिया, आटा। गेहूं से क्या बना, आटा। अब आप मुझसे कह दो या बता दो कि क्या गेहूं खेत में जो है अपने आप आटा बन जाएगा, नहीं बनेगा। आपको क्या करना रहेगा, इस आटे को जो है एक आटा मिल तक ले जाना पड़ेगा, जहां पर ढेर सारा आटा पिस रहा हो या चक्की तक लेके जाना। तो जब गेहूं को आप मतलब आटा में परिवर्तित कर रहे हैं तो आपको एक आवागमन करना होगा। इस आवागमन के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है। किसकी बात होती है, ट्रांसपोर्टेशन। समझ गए बात को, ट्रांसपोर्ट। तो ये जो ट्रांसपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट है ये किसका हिस्सा है, ये टेरिटरी सेक्टर का है, टर्सरी सेक्टर का है, या आपको अपन बोल देंगे कौन सा, आपका सर्विस सेक्टर का। ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर जो देखो, अब यहीं पर लिखा है और द इनविजिबल सर्विसेज आर कॉल्ड टेरिटरी गुड्स एंड द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज इज कॉल्ड टेरिटरी सेक्टर्स। in this service sector in this sectors जो है in this the service sectors plays the important roles through the labor। हम बात करते हैं
तो सर्विस सेक्टर मेजर रोल प्ले करता है और वो लेबर फोर्सेस के माध्यम से करता है, इसलिए हम जो है सर्विस सेक्टर को जो है टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोल देते हैं बच्चों। अब बोले सर इसके अंतर्गत आता क्या क्या है, तो मैं बताऊंगा इसके अंतर्गत आएगा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन आएगा इसके अंतर्गत। मतलब ट्रांसपोर्ट का अर्थ क्या लिखना है बच्चों, परिवहन लिख लेना है। ट्रांसपोर्ट का अर्थ क्या लिख लेना है, परिवहन। कम्युनिकेशन का अर्थ हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों संचार, ठीक है ना। इंश्योरेंस का अर्थ हो जाएगा बीमा, बीमा भी इसी क्षेत्र का हिस्सा हो गया। बीमा के बाद हो गया बैंकिंग, बीमा के बाद क्या हो गया बैंकिंग। बैंकिंग के बाद मेडिकल मतलब चिकित्सा की बात हो गई, जैसे डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर्स आते हैं उनकी बात हो गई, ऐसे मान लो। कम्युनिटी सर्विसेज की बात हो गई, मतलब कम्युनिटी सर्विसेज का अर्थ हो गया सामुदायिक सेवाएं। ये सी मेंस में कहीं कहीं पर ये है शायद मेरे हिसाब से, सामुदायिक सेवाएं, ये हो गई बात। उसके बाद में क्या बच रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिख लेना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, लोक प्रशासन की बात हो रही है। बिजनेस की बात हो रही है, व्यवसाय की बात हो रही है, और हॉस्पिटैलिटी का दैट मीन्स है जो है आतिथ्य सत्कार। क्या है, आतिथ्य सत्कार। तो आपको ये प्रश्न बना लेगा वो एग्जामिनर कि बताओ तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, कौन कौन से इसमें क्षेत्रों को शामिल करा जाता है। तो इस तरीके से आप इनके एक बेहतर एग्जाम्पल मेरी नजर में जो है दे सकते हैं। अब आपको यही निर्णय लेना है कि आप कैसी तैयारी करना चाहते हैं, समझे बात को। आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न बनेगा कि देखो पूरा इन सारे सेक्टर्स में जो है कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, तो इस तरीके से चार्ट मैंने विधिवत आपको लगा दिया है, यहाँ पर हम उसकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने कंक्लूजन दी थी आपको। यही चार्ट जो बने हैं ना यहाँ पर, इनका बढ़िया चार्ट दिख रहे हैं आपको विधिवत तौर पे, इनका कंक्लूजन यहाँ पे लिख दिया है बच्चों। अब ध्यान से सुनो, अब एक पूरे चार्ट को पहले आप देख लो और कुछ कंक्लूड कर पाओ तो बताओ। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने रिसेंट का डेटा जोड़ दिया है। जो बच्चे पुराने हैं, पहले इसके पहले मेरे से अर्थशास्त्र पढ़े हुए हैं, मैं उनसे कहूंगा इकोनॉमिक्स देखो हमेशा एक तरीके से करंट में चलने वाला सब्जेक्ट। आज इस सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे, कल इससे संबंधित रेलेवेंट डेटा जो है वो बदलता हुआ आपको दिख सकता है। इसलिए मैं कहूंगा आपको ये सारी चीजें बिना टेंशन के मेरी क्लास में मिल जाएंगी। तो हाल ही में जो है भारत का इकोनॉमिक सर्वे आया, मैं भारत के इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा हूँ, ना कि एमपी के इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा हूँ। तो भारत का जो इकोनॉमिक सर्वे आया, इसके अनुसार यदि हम बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र जो है 17.7% का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। एक तो यही तरीका याद रख लो, या इसको घुमा के कर दो आप 18%, कितना परसेंट कर दो, 18% लगभग। लगभग समझ रहे हो ना कैसे कन्वर्ट करा जाता है, ये तो आपने डेसिमल वाले पॉइंट को पढ़ा होगा। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो लगभग 27.6, मतलब क्या हो गया आपका 28 मान लेते हैं इसको भी। उसके बाद 54.7, मतलब ये कितना हो गया आपका 55% हो गया। तो इस तरीके से मैं आपसे कहूंगा कि आप वन बाय वन जो है सारी चीजों को समझ गए होंगे। अब मुझे ईमानदारी से बताओ कि यदि प्रश्न बनते हैं तो क्या आप यहाँ से प्रश्नों को अटेंड कर पाओगे, जल्दी से क्वेश्चन बताइए। अभी एमसीक्यू भी है, चिंता नहीं करना है, मैंने पहले ही बोल रखा है। तो मैं ऐसी तैयारी करवाऊंगा कि एक बार करेंगे पर अच्छी करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, ठीक। अब मैं आपको कंक्लूड कर दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो जिसको नहीं समझ में आया। अब यहाँ पर दे रखा है, देखो ये फाइनेंशियल ईयर दिया है 50-51, 90-91, 2024-25, ये रिसेंट का डेटा है। मैंने आपको बोला भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार डेटा है पूरा ये। तो प्राथमिक क्षेत्र कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वर्तमान में देश में, 18%। पहले कितने करता था, 55%। फिर देखो 38%, फिर जो है 17.7। दैट मीन्स क्या हो रहा है, दैट मीन्स ये हो रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान निरंतर घटते जा रहा है। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र की बात होती है, सेकेंडरी सेक्टर की बात होती है बच्चों। तो यदि आप अच्छे से चेक करोगे तो आप पाओगे कि इसमें जो है योगदान जो है निरंतर बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में कितना है, 27.6%। उसके बाद तृतीय क्षेत्र की बात आती है मेरे प्यारे बच्चों। तो तृतीय क्षेत्र के संदर्भ में आपको ये समझना है कि तृतीय क्षेत्र का भी योगदान आपको क्या होते हुए दिख जाएगा, बढ़ते हुए दिख जाएगा। इसकी बात समझ गए। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान में तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। अब इंडिविजुअल प्रश्न यदि यहाँ से कोई बनाता है बच्चों, तो इंडिविजुअल प्रश्न में आपको याद रखना है
कि इनके जो है आपको एग्जैक्ट जो फिगर्स हैं उनको याद रखना पड़ेगा। जैसे पूछ ले कि वर्तमान में जो है सर्विस सेक्टर का कितना योगदान है। अब यहाँ पर 14.7 लिखा है, दैट मीन्स तुम्हें 14 कह रहा हूँ, आई थिंक 54.7 की बात हो रही है, 54.7% की बात हो रही है। तो आपको इतना ही याद रखना पड़ेगा। तो कोशिश करना, वैसे भी मैं आपको इकोनॉमिक्स में कोई बड़ी बड़ी डेट्स नहीं दूंगा, लिमिटेड डेट्स दूंगा, तो उतना तो तुमको करना पड़ेगा। चलिए, वेरी गुड, इतना समझ में आ गया। तो अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों को मैंने आपको समझा दिया। पर जो है आपको और बुकों में चेक करोगे तो कुछ और सेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। उसके साथ साथ आपको प्राइवेट सेक्टर्स और जो है आपका पब्लिक सेक्टर्स, तो मतलब प्राइवेट और आपका पब्लिक या गवर्नमेंट सेक्टर्स। प्रश्न ये आता है कि सर ये आते हैं क्या हमारे एग्जाम में? मैं कहूंगा ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, पीएससी वालों के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न वो नहीं बनाता। चलिए अब बता दीजिए फटाफट, आप लगा कैसा ये वाला टॉपिक और इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स? उम्मीद मैं ये कर सकता हूँ कि आपको थोड़ा तो अच्छा लग रहा होगा, और जो पहली बार देख रहे हैं उनको ये तो लग रहा होगा कि नहीं चलो कोई बाइलिंगुअल तो पढ़ा रहा है। ठीक, चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा बच्चों। तो इस आधार पर अब पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। जल्दी से जल्दी मुझे आंसर दीजिए, समय का सदुपयोग करते हुए अपने को आगे बढ़ना है बच्चों, कम समय में बेहतर क्लासेस देनी है आपको, हमेशा मैं बोलता हूँ। प्रश्न ये कह रहा है कि आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में बांटा गया है। तो हम देखना चाह रहे हैं, यदि आपने बात करी होगी, अभी थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, मैंने एक संस्थान बताया था आपको, इसका नाम था सीएसओ। सीएसओ ने किस बेसिस पे बच्चों? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पे। ठीक, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पे यदि हम बात करते हैं तो तीन क्षेत्रकों में बांटा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए, प्राथमिक क्षेत्र के संदर्भ में आपको उचित कथन का चयन करना है बच्चों। प्राइमरी सेक्टर्स के रेफरेंस में आपको जो है अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट को जो है चूज करना है, एक तरीके से डिसाइड। चलिए, तो देखें, बिल्कुल आर्थिक गतिविधियों हेतु प्रकृति पर निर्भरता होती है, तो बिल्कुल नेचर पर डिपेंडेंसी बनी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज से हमने बोला था जो कुछ भी प्राप्त होगा थ्रू नेचर प्राप्त होगा। उदाहरण नो डाउट कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, वानिकी, ये मैं आपको रटा चुका हूं मेरे हिसाब से, तो ये भी सही है। वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान जो है 17.7% है, तो ये बात भी सही है मेरे हिसाब से। आंसर होना चाहिए क्या? डी। तो देखो, डी जिसने लगाया था उसका सभी का आंसर सही है। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में मुख्यतः क्या होता है ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। जल्दी कमेंट करिए बच्चों। ठीक, चलो कमेंट आ गए मेरे पास अब सभी के। देखो, यहाँ पर क्या पहला ऑप्शन है, चेक कर लेते हैं। प्राथमिक वस्तुओं का मूल्यवर्धन या वैल्यू एडिशन किया जाता है, तो ये बात तो सत्य है, आपको पता है। प्राथमिक वस्तुओं का मूल्यवर्धन नहीं किया जाता, तो ये बात ही गलत हो गई। अब जब ये बात गलत हो गई तो ए और बी वाला तो होने वाला नहीं है। समझ गए बात को? और आपका मतलब ए और बी दोनों गलत वाला भी नहीं होना। आंसर क्या होने वाला है? ए। ऐसे भी चेक कर लेते हैं। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्र को, जो कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों क्षेत्र को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र योगदान के क्रमशः बताना है। तीनों सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसकी इकोनॉमी में, जल्दी बताइए।
जो बच्चे पहली बार हमारे साथ जुड़ते हैं, पहली बार क्लासेस को देखते हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि देखिए, आपको यदि वाक़ई में ईमानदारी से मेहनत करना है, तो मैं कहूँगा आप एक बार जो है हमारे साथ जुड़कर देखिए। मैं अपनी मेहनत के माध्यम से आपको आपकी और हमारी जो मेहनत मिलेगी, उससे कहीं न कहीं रिज़ल्ट ऐसा मिलेगा कि आप हो सकता है जल्दी से जल्दी इस कठिन एग्ज़ाम को पास कर लें। आंसर होगा बच्चों बी वाला 17.7, 27.6 और उसके बाद 54.7 इस तरीके से। वित्तीय वर्ष 1950-51 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी? ये क्या रहे? बताइए जल्दी। ऑप्शन चेक करिए और आंसर बताइए। बिल्कुल, कुछ बच्चे बहुत बढ़िया तैयारी करते हैं। सभी का बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो, बढ़ तो नहीं रही है, मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत। अपरिवर्तित का मतलब कोई चीज नहीं हुआ, जैसे पहले थी वैसी अभी है, तो ये भी गलत बात है। पहले अर्थव्यवस्था पिछड़ी थी, अब धीरे धीरे संपन्न हो रही है, ऐसे भी समझ लो। उसके बाद निरंतर घट रही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, हाँ, ये हो जाएगा। अब क्या होगी आपकी? निरंतर घट रही है। क्या हो रही है? निरंतर घट रही है। ठीक है ना, निरंतर घट रही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था 1950-51 का डेटा याद रखिए। 1950-51 की याद आ रही है कि नहीं आ रही है? 1950-51 में जहां अच्छा खासा मतलब 50% से ज्यादा योगदान दे रही थी, वहीं अब कितनी देने लगी है? 17.7। तो मैंने आपको कंटिन्यूअस यही चेक कराया था कि देखिए निरंतर ये क्या हो रही है? घट रही है। आपको यदि ये प्रश्न अच्छे से देख लिया हो आपने, तो उसका आंसर आप दे पा रहे होंगे। ये देखो, 55%, 50% से ज्यादा मैंने आपको बोला था कि 55% की बात हो रही थी 1950-51, फिर 38% हुआ, फिर आपका। तो इस तरीके से या इस लेवल पर जाकर भी एग्जामिनर आपको प्रश्न बना सकता है। आपकी सोच के अनुरूप होंगी चीजें। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मेंस की तैयारी एक बार आपने मेरे साथ कर ली, मैं प्री प्लस मेंस वहीं पढ़ा देता हूँ। आपको फिर सोचने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। तो आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सी है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो देख लें थोड़ा सा। तो इस आधार पर अब मैं आपसे कहूंगा कि आपका ये वाला सेशन लगभग कंप्लीट होने में आ गया। यहाँ पर मैंने वेरी शॉर्ट आंसर्स लिख दिए हैं। मतलब आपको याद रखना है कि कुछ कोशिश कर लेना, जो जिनका अभी प्री नहीं है वे बच्चे इन प्रश्नों को लिखकर जो है चेक कर लेना, क्योंकि 2 मार्कर बनाए हैं, आप लोगों के लिए बनाए हैं। 2 मार्कर के साथ साथ 7 मार्कर और एक क्वेश्चन रख दिया है मैंने 11 मार्कर का। तो मेरे हिसाब से आप इतना कर सकते हैं। तो सारे प्यारे विद्यार्थियों को अब मेरा धन्यवाद, और निरंतरता बनाए रखने के लिए धन्यवाद, अपने मित्रों तक क्लास शेयर करने के लिए धन्यवाद। आप इसी प्रकार का सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। आने वाले समय में हम दूसरों को भी पछाड़ कर दिखा देंगे, यह आपके सहयोग से होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी क्लासेस को पहुंचाओ। मैं कहूंगा कि कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए और पास हो जाइए। यदि ये करना है, आपका भी मन पास होने का है, तो मैं कहूंगा आपका स्वागत है, हृदय से अभिनंदन। तो मैं अतुल कुमार गर्ग अब विदा लेना चाहूंगा आपसे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ अच्छे नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको अपना ख्याल रखना है बच्चों। जय हिंद, जय भारत, और बहुत धन्यवाद। क्लास को शेयर करना ना